20 अक्टूबर 1962 चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया और इस प्रकार से भारत चीन युद्ध की शुरुआत हुई। हमारे सीमा पर जबरदस्त हमले चीनी फौजों ने किए और करते जाते हैं। दोस्तों, आज की कहानी है दोस्ती, दुश्मनी और विश्वासघात की। भारत जिसे अपना खास दोस्त मान रहा था, कैसे उसने भारत के पीठ में छुरा घोंपा। ये वॉर कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। इस वॉर ने चीन की साख को एशिया रीजन में बड़े पैमाने पर बढ़ा दिया। चीन से भारत बुरी तरह से हारा। इसी वजह से ही पाकिस्तान की इतनी हिम्मत हुई कि उसने कई बार भारत पर आक्रमण किया। दोस्तों, यहाँ ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि 1962 की वॉर हुई ही क्यों। पंडित नेहरू जिसे अपना सच्चा दोस्त समझ रहे थे, उसने पलटवार कैसे कर दिया। क्यों पंडित नेहरू चीन की इस चाल को समझ नहीं पाए। पंडित नेहरू जंग शुरू होने से पहले तक यही सोचते रहे कि चीन भारत पर कभी भी हमला नहीं करेगा। क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सफलता की खुशी की वजह से चीन की खुखार आवाज पंडित नेहरू को सुनाई नहीं दी। ये उस समय के पॉलिटिक्स के परिदृश्य हैं जो आपको 1962 की वॉर को समझने में मदद करेंगे। और पंडित नेहरू की वजह से भारत की हार को। जंग हमेशा दो मैदानों पर लड़ी जाती है, एक राजनीतिक मैदान में और दूसरा जंग के मैदान में, मगर हमें यहाँ दोनों मैदानों पर ही हार का सामना करना पड़ा। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस वॉर में हार की मुख्य वजह पंडित नेहरू की आदर्शवादी दृष्टिकोण ही था। पंडित नेहरू उस समय चीन द्वारा किए जा रहे किसी भी कार्रवाई का उचित तरीके से जवाब नहीं दे पा रहे थे। पंडित नेहरू चीन की आक्रामक नीति को दरकिनार करते हुए हमेशा ही चीन की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाते रहे। शायद वो ऐसा करके सच्चाई से दूर भागने की कोशिश कर रहे थे। संसद में भी उनका यही रवैया रहा। 1954 के पंचशील समझौते से नेहरू को लगा कि शायद सब कुछ ठीक हो गया है। लड़ाई ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट 20 अक्टूबर 1962 में शुरू हुई। उससे पहले ही 1960 से 62 तक छुटपुट गोलाबारी भारतीय पुलिस चौकियों पर चीनियों द्वारा होती रही। पंडित नेहरू के आदर्शवादी सोच इतनी ज्यादा थी कि एक तरफ चीन उनकी चौकियों पर हमला कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ 6 दिसंबर 1960 को पंडित नेहरू यूएन में चीन की सदस्यता के लिए वकालत करते नहीं थक रहे थे। 1962 के युद्ध में पंडित नेहरू को जिम्मेदार मानने की मुख्य वजह ये थी क्योंकि विदेश मंत्रालय उस समय पंडित नेहरू के पास ही था। जब सैनिकों से पूछा गया कि चीन से हारने की मुख्य वजह क्या थी, तो सैनिकों ने हार के लिए पंडित नेहरू और सेना के आला अफसरों को जिम्मेदार माना। बिना गोला बारूद, गोलियों और प्रतिकूल परिस्थितियों में सैनिक भला कैसे जीत सकते हैं। शायद ये वॉर रुकती ही नहीं अगर पंडित नेहरू अमेरिका और ब्रिटेन से मदद न मांगते। हालांकि पंडित नेहरू ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, मगर जंग के इस मोर्चे में वह बुरी तरीके से विफल रहे। ये सारी बातें आपको इसलिए बताई गई ताकि आप 1962 के भारत चीन वॉर को सही से समझ सके, क्योंकि अब हम टाइमलाइन के हिसाब से भारत चीन युद्ध को समझने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आपका फ्री स्टडी पर। मेरा नाम है सुनील। दोस्तों, 1947 में भारत को आज़ादी मिली, तो दूसरी ओर चीन में 1 अक्टूबर 1949 को माओ सेतुंग के नेतृत्व में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन हुआ। दोस्तों, चलते हैं मानचित्र की ओर और समझते हैं उस समय की भौगोलिक स्थिति को। इस समय तक भारत की डायरेक्ट सीमा चाइना से थोड़ी ही मिलती थी, क्योंकि बीच में तिब्बत बफर स्टेट के तौर पर मौजूद था। यहाँ आपको ये समझना जरूरी है, चाइना की हमेशा से ही विस्तारवादी नीति रही है, जो कि आज भी आप देख सकते हैं। चाइना की इस विस्तारवादी नीति का पहला शिकार बना तिब्बत। 7 अक्टूबर 1950 को चाइना की सेना ने तिब्बत पर चढ़ाई कर दी और कुछ महीने बाद 23 मई 1951 को तिब्बत को जबरन हस्ताक्षर करवाकर अपने में मिला लिया। इस घटना के बाद चीन की सीमाएं बड़े तौर पर भारत से मिलने लग गई। दरअसल दोस्तों, पंडित नेहरू ने चीन की इस कब्जे पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, जबकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पंडित नेहरू अपने को बड़ा पॉलिटिशियन समझते थे। वहीं दूसरी ओर पंडित नेहरू को डर सताने लग गया। इसकी वजह सीमा ही थी, क्योंकि अब भारत के बड़े हिस्से चीन की सीमा से जा मिले। एक लद्दाख वाला एरिया, दूसरा तब का नेपाल और आज का अरुणाचल प्रदेश, तीसरा सिक्किम वाला एरिया। दोस्तों, यहाँ पर आपको मैकमोहन लाइन को समझना होगा। 1914 में शिमला में एक बैठक हुई जिसमें नेफा के एरिया को बॉर्डर माना गया। इस बैठक में शामिल थे ब्रिटिश भारत, तिब्बत और चीन। जो सीमा रेखा वहां पर निर्धारित की गई, उसे चीन ने मानने से इनकार कर दिया और बैठक को छोड़कर वहां से चले गए। इसके बाद भारत और तिब्बत ने इसे ऑफिशियली बॉर्डर मान लिया। नेहरू ने भी इसे ही भारत और चीन का बॉर्डर माना। जो विवाद था वो इसी मैकमोहन लाइन को लेकर था, क्योंकि भारत इसको बॉर्डर मान रहा था और चीन इसको बॉर्डर मानने से इनकार कर चुका था। मगर जब तिब्बत पर चीन ने कब्जा किया, तो तवांग एरिया के साथ साथ चीन नेफा के एरिया को अपना बताने लगा और इसे दक्षिण तिब्बत कहने लगा। बस समस्या की शुरुआत यहीं से हुई। फरवरी 1951 में तवांग में भारतीय सरकार पहली बार गई। इसका चीनियों ने कोई विरोध तो नहीं किया,
मगर मन ही मन द्वेष के भाव में रहे। उस समय चीन में भारतीय एम्बेसडर थे के.एम. पणेकर। पंडित नेहरू ने के.एम. पणेकर से कहा कि वे चीन में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई से मिलकर सीमा रेखा की बात करें। के.एम. पणेकर ने कई बार चाउ एन लाई से बातचीत की और नेहरू को एक पत्र लिखा और कहा, भारत चीन सीमा रेखा के बारे में चीन का कोई आक्रामक रूप नहीं है। यानी उनका सीधा आश्वासन यह था कि खतरे का कोई भी अंदेशा नहीं है। इसके बाद पंडित नेहरू ने चीन को अपना दोस्त बनाने की सोची और 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया भारत और चीन ने। पंडित नेहरू ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया ताकि एक दूसरे पर निर्भरता बढ़े, क्योंकि निर्भरता बढ़ने के कारण आक्रमण करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और तो और पंडित नेहरू ने इस समझौते के तहत तिब्बत को चीन का हिस्सा भी मान लिया। इससे पंडित नेहरू की तथाकथित दूरदर्शिता का पता चलता है। बस यहाँ से भारत को लगा कि हम तो अब सच्चे और पक्के दोस्त हैं। अब चीन अपनी विस्तारवादी नीति भारत पर नहीं अपनाएगा और नारा दिया गया हिंदी चीनी भाई भाई का। मगर चीन तो रंग बदलने में माहिर है, इस बात को नेहरू भूल गए। दरअसल दोस्तों, आदर्शवादी जो व्यक्ति होता है वह हमेशा पॉजिटिव ही सोचता है। वह जब भी भविष्य के बारे में सोचेगा उसका नजरिया हमेशा ही पॉजिटिव होगा। यही कारण है जिसकी वजह से पंडित नेहरू को आदर्शवादी कहा जाता है और आदर्शवादी शब्द आपने अक्सर सुना ही होगा। अब आप समझ गए होंगे कि पंडित नेहरू का नजरिया हमेशा से ही चीन की तरफ दोस्ती वाला क्यों रहा। समय आगे बीतता रहा, दोनों देशों के पीएम एक दूसरे के देश में आते जाते रहे। बॉर्डर को लेकर दोनों चुप थे। नेहरू को लगा कि चीन के साथ सब ठीक है, क्योंकि भारतीय एम्बेसडर के.एम. पणेकर ने पंडित नेहरू को आश्वासन दिया था कि चीन से भारत को कोई खतरा नहीं है। समस्या की शुरुआत फिर से तब हुई जब चीन की सरकारी अखबार पीपल्स डेली में एक खबर छपी। खबर ये थी, चीन के सिंगजियांग से तिब्बत जाने वाला रास्ता बनकर तैयार हो गया है। उस तो ये सड़क अक्साई चीन से होकर तिब्बत जाती थी, मगर अक्साई चीन तो भारत का हिस्सा था। चीन द्वारा भारतीय जमीन पर यह सड़क निर्माण किया गया था। बस इसके बाद से पंडित नेहरू को समझ आ गया कि उन्होंने चीन की विस्तारवादी नीति को नजरअंदाज करके कितनी बड़ी गलती की है। इसके बाद पंडित नेहरू ने चाउ एन लाई को पत्र लिखकर मैकमोहन लाइन पर अपनी मंशा साफ कर दी। कहा, भारत मैकमोहन लाइन को औपचारिक सीमा रेखा मानता है। अक्साई चिन्ह पर सड़क बनाने की बात पर संसद में पंडित नेहरू पर विपक्ष ने खुलकर निशाना साधा। नेहरू चुप रहे। वह इस बात को दबाना चाहते थे मगर दबा नहीं पा रहे थे। इस विरोध के माहौल में पंडित नेहरू ने संसद में एक बार ये कह दिया, बंजर जमीन के लिए लड़ने का कोई फायदा नहीं है। इस बात पर पंडित नेहरू की तीखी आलोचना की गई। इस घटना से पहले पंडित नेहरू का कद भारत में काफी ऊंचा था। विपक्ष उन पर सीधा हमला नहीं कर पाता था, मगर भारत का एक हिस्सा कटते देख पंडित नेहरू पर दबाव डाला गया कि 1 इंच जमीन भी चीनियों को नहीं मिलनी चाहिए। इसी दौरान एक बड़ी घटना घटी, इसे ल्हासा विद्रोह कहते हैं। 10 मार्च 1959 को तिब्बत के दलाई लामा ने चीन के खिलाफ बगावत कर दी। चीन ने इस विद्रोह को दबाने के लिए अपनी सेना को तिब्बत की ओर भेजा। बड़े पैमाने पर चीनी सैनिकों द्वारा हिंसा की गई। इस हिंसा से बचने के लिए दलाई लामा भारत आ गए। उनका मानना था कि वह भारत में से ही चीनी सैनिकों से प्रतिशोध लेंगे। पंडित नेहरू डरे हुए थे, मगर उन्होंने दलाई लामा को भारत में शरण दे दी। दलाई लामा को शरण देना चीन को फूटी आंख नहीं सुहाया और इसी का चीन ने फायदा उठाया। पंचशील समझौता जो 1954 में किया गया था, उसमें एक पॉइंट था कि दोनों एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बस चीन ने इसे अपने आंतरिक मामले में भारत का हस्तक्षेप माना। इसके बाद 1959 में चीन ने एक नक्शा जारी किया जिसमें अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से को यानी नेफा को अपना बताया। इसके बाद चाउ एन लाई ने नेहरू के पहले पत्रों का जवाब दिया। कहा, भारत और चीन के बीच किसी भी प्रकार का कोई ऑफिशियली सीमा रेखा खींची नहीं गई है। रही बात मैकमोहन लाइन की, तो चाइना मैकमोहन लाइन को नहीं मानता, क्योंकि यह मैकमोहन लाइन ब्रिटिशर्स ने बनाई है। और फाइनली कहा, हम इस तरह की किसी सीमा रेखा को नहीं मानते हैं। यहाँ से पंडित नेहरू ने अपनी पॉलिसी में बदलाव किए। जाहिर सी बात है, पॉलिसी में बदलाव का कारण सांसदों द्वारा दिया गया दबाव था और साथ ही चीन का ये लेटर। पंडित नेहरू ने फिर सीमा की सुरक्षा के लिए फॉरवर्ड पॉलिसी बनाई। इस नीति के तहत बॉर्डर्स पर अधिक चौकियां बनाई गई और सेना के जवानों की तैनाती की गई। इसके बाद पहली बार चाउ एन लाई ने एक पत्र लिखकर समझौते की पेशकश की। चीन द्वारा सीधे तौर पर डिमांड की गई थी कि जो हिस्सा अक्साई चीन का चीन के साथ लगता है, जहां तक हमने सड़क बना दी है उसे हमें दे दो। इसके बदले में हम नेफा वाले एरिया से अपना दावा छोड़ देंगे। पंडित नेहरू ने यह समझौता मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि विपक्षी दलों का पूरा दबाव था कि 1 इंच जमीन चीन को नहीं मिलनी चाहिए। इसके बाद थोड़ा वक्त और बीता और साल 1960 में चाउ एन लाई भारत आए और एक बार फिर से चीन द्वारा वही प्रस्ताव दिया गया, मगर पंडित नेहरू ने समझौता करने से इनकार कर दिया और ये वार्ता यहीं समाप्त हो गई।
इसके बाद समझौता वार्ता असफल होने की घोषणा पंडित नेहरू ने संसद में की। 1960 से 62 के बीच चीन द्वारा भारतीय चौकियों पर लगातार हमले होते रहे। ये विवाद ऊपरी तौर पर सामने नहीं था, मगर अंदरूनी तौर पर जारी रहा। दरअसल दोस्तों, भारत चीन युद्ध के लिए यह भी इतना पर्याप्त कारण नहीं था। अब हम इस कारण की बात करेंगे जिसकी वजह से 1962 के युद्ध की शुरुआत हुई। यह घटना आपको किसी वीडियो में नहीं देखने को मिलेगी, मगर 1962 युद्ध की शुरुआत करने के लिए चीन की तरफ से बहुत बड़ा कारण था। दरअसल दोस्तों, जब चीन में क्रांति हुई थी तो ये क्रांति चीन में दो नेताओं ने मिलकर की थी। एक थे चाओ एन लाई और दूसरे सबसे बड़े नेता थे माओ त्से तुंग, जिसे हम माओ ज़ेडुंग भी कहते हैं। माओ ज़ेडुंग ने 1958 में 5 ईयर प्लान लॉन्च किया, जिसे ग्रेट लीप फॉरवर्ड या महान छलांग कहते हैं। इस 5 ईयर प्लान का मुख्य उद्देश्य ये था चीनी अर्थव्यवस्था को तेजी से औद्योगिकरण में बदलना और सामूहिक कृषि माध्यम से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर तब्दीली लाना। ये पॉलिसी पूरे तरीके से फेल्ड कर गई। इस पॉलिसी के तहत चीन में भुखमरी आ गई, यानी जो साम्यवादी सरकार करना चाहती थी हुआ उसके बिल्कुल उल्टा। इस पॉलिसी ने एक ऐसे अकाल को जन्म दिया जिसने 3 करोड़ से लेकर करीब 5.5 करोड़ चीनी नागरिकों को निगल लिया। चीन में इस वजह से विरोध का माहौल था और दोबारा क्रांति ना हो जाए, ये खतरा समाजवादी सरकार के सिर पर मंडरा रहा था। चीन की सरकार को अपनी सरकार बचाने के लिए भारत सही मुद्दा लगा, क्योंकि भारतीय सीमा पर गोलीबारी होना आम सी बात थी। चीन ने अपने देश की जनता का ध्यान को इस मुद्दे से हटाने के लिए 20 अक्टूबर 1962 को अचानक से युद्ध शुरू कर दिया। 20 अक्टूबर 1962 को युद्ध की शुरुआत छुटपुट गोलाबारी के साथ हुई। भारतीय सेना को अंदाजा भी नहीं था कि चीन अचानक से युद्ध स्टार्ट कर देगा। अचानक से हुए इस हमले के लिए भारत तैयार नहीं था। युद्ध की शुरुआत में ही चीन ने पूरी शक्ति के साथ हमला बोला। युद्ध में चीनियों ने अपने 80,000 सैनिक उतार रखे थे, जबकि भारतीय सैनिक 12,000 के करीब ही थे। चीनी सेना ऊंचाई पर थी, जिसका फायदा उन्हें यह हुआ कि उन्होंने भारतीय सैनिकों को जल्दी ही पछाड़ दिया। चीनी सेना ने भारत पर 2 तरफ से आक्रमण बोला, एक तो नेफा वाले एरिया में और दूसरा अक्साई चिन्ह वाले एरिया से। युद्ध 1 महीने तक चला। इस 1 महीने के युद्ध में चीनी सेना ने भारतीय इलाकों पर काफी दूर तक चढ़ाई कर दी। टैंकों के सहारे वे नेफा के एरिया में काफी अंदर तक चले गए। वह असम के मैदानी इलाके तक पहुंचने वाले थे। तेजपुर शहर की घटना बहुत ही अहम है। SBI बैंक ने चीनी हमले के डर से सारी करेंसी जला दी, जो उस समय चीन के खौफ को दर्शाता है और भारत सरकार की विफलता को। और इस समय के आप नेहरू के भाषण को सुनेंगे तो ऐसा लगता है जैसे वे इस घटना के बारे में बताते हुए जनता को समझाने के बजाय खुद को समझाने में लगे हुए हैं। चीन के आक्रामक रुख को देखते हुए पंडित नेहरू ने आखिरी उम्मीद के तौर पर पश्चिम की ओर देखा। 19 नवंबर 1962 को पंडित नेहरू ने USA के राष्ट्रपति JF कैनेडी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से पत्र लिखकर सैन्य सहायता मांगी। USA ने भारत की मदद के तौर पर अपने 7वें बेड़े को बंगाल की खाड़ी की ओर रवाना किया। इसके साथ ही चीन ने 20 नवंबर की आधी रात को चुपके से सीज फायर की घोषणा कर दी और कहा चीन थोड़े दिनों बाद LAC से 20 किलोमीटर पीछे खुद ब खुद चली जाएगी। इस प्रकार भारत चीन से 1962 का युद्ध बुरी तरीके से हार गया। भारतीय जवान अपने जज्बे के सहारे ही युद्ध में डटे रहे। चीन ने भारत के 42,735 वर्ग किलोमीटर तक के अक्साई चिन्ह वाले इलाके पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध में 1,383 भारतीय सैनिकों ने शहादत ली। 1,696 सैनिकों का कुछ पता नहीं चला। 4,000 के करीब सैनिकों को युद्धबंदी बनाया गया। भारत युद्ध हार गया था। भारतीय सैनिकों की हारने की मुख्य वजह थी सेना के डिवीजन को लड़ने के लिए रखा गया था। उनकी ट्रेनिंग मैदानी इलाकों पर लड़ाई करने के लिए ही करवाई गई। सेना को पर्याप्त आर्टिलरी नहीं दिए गए थे। उनके पास जो हथियार दिए गए थे उनकी टेक्नोलॉजी काफ़ी पुरानी हो चुकी थी। आधुनिक हथियारों की बिल्कुल कमी थी। वहीं चीनी आधुनिक हथियार से ज़्यादा जवानों के साथ हमला बोल रहे थे। चीन की सेना के पास गृह युद्ध, वर्ल्ड वार 2 और कोरिया युद्ध में लड़ाई का अनुभव था। जब भारतीय सैनिकों से हार की वजह पूछी गई तो भारतीय सैनिकों ने इसके लिए पंडित नेहरू और उस समय रक्षा मंत्री VK कृष्णा मेनन को जिम्मेदार ठहराया। 1964 में जब पंडित नेहरू की मृत्यु हुई तो उसकी वजह कहीं ना कहीं 1962 की इस हार को बताई जाती है। पंडित नेहरू यदि अपने आदर्शवादी दृष्टिकोण से हटकर कार्य करते तो भारतीय जवान और अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे, क्योंकि इसके बाद यदि कोई युद्ध हुई भी है तो भारतीय सेना ने हमेशा जीत दर्ज की है। भारतीय सेना से लोहा लेना इतना आसान नहीं है, ये बात अब चीन भी अच्छे से समझता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।